आपने कैसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करी? आप डॉक्टर बनना कैसे सोचा? जीबी पंत हॉस्पिटल ओनली जो मेरे को इंस्पायर कर रहा था। मेरी फैमिली में मेरे से पहले कोई भी डॉक्टर नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि आप डॉक्टर बन गए तो आपकी ज़िंदगी सेट हो गई, आप इंजीनियर बन गए तो आपकी ज़िंदगी सेट हो गई। कहा जाता है कि डॉक्टर को भगवान का रूप है। हाउ डू यू फील? क्या ये प्रेशर के साथ आता है? कितने लोग हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मैंने किसी की जान बचाई? तो ये कभी भी दिमाग में नहीं जानना चाहिए कि आप भगवान हो। आप भगवान नहीं हो, वो आपका पेशेंट आपको फेथ दे रहा है, आप उस फेथ को रिस्पेक्ट करें। ऐसे कोई टेस्ट है जहाँ पे हमें पहले ही पता चले? मेरे ख्याल से हर एक घर में एक ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए। जीरो स्मोकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर हार्ट। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होते। स्ट्रोक और अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? लोग बहुत समझ भी नहीं पाते कि मुझे स्ट्रोक आ रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है। सबसे पहली चीज तो आपकी लाइफस्टाइल है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि हार्ट आपका चलते चलते रुक गया। ये इंपॉर्टेंट है कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक या हार्ट अटैक में। टाइम इज वेरी एसेंशियल। मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ केसेस ऐसे भी आए जो वाइल जिमिंग करते हुए कोलैप्स हो गए। हम चाहेंगे कि भाई महीने के अंदर ही हम 10-15 किलो वजन लूज कर लें, विच इज़ रॉन्ग। सप्लीमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए भी एक गलत वर्ड होगा। हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स भी अब अवॉइड करने हैं। रोज ही आपकी पार्टीज नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, जो कि बहुत ही रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ही इज ऑल्सो हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी इन होली फैमिली हॉस्पिटल। आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारे दिल की। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें हमें पता चलने वाली हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जानती हूँ कि आपको आपके बहुत सारे सवालों का इसी एपिसोड में जवाब मिलेगा। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अमिताभ का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज की जो हम बात करने जा रहे हैं सर, वो इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो माहौल चल रहा है हेल्थ को लेके, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि काफ़ी लोगों के लिए कंसर्न्स हैं। देखा जाता है कि घर घर में, मतलब हर 2 घर छोड़ के देखा जा रहा है कि कोई हार्ट पेशेंट है। देयर इज सो मच ऑफ सफरिंग दैट पीपल आर हैविंग। तो मेरे लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और थैंक यू, आपने इस वक्त निकाला। तो सबसे पहले मैं ये शुरुआत करना चाहूँगी कि आपकी जर्नी से, कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी, आप डॉक्टर बनना कैसे सोचा आपने? देखिए, मेरी फैमिली में मेरे से पहले कोई भी डॉक्टर नहीं था। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। माय फादर वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेरी बचपन में जगह जगह उनकी पोस्टिंग होती थी। मैं जगह जगह एक्सपोज होता था। तो बट मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी शुरू से ही कि सिंस मेरे हमारा कोई बिजनेस नहीं था या कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, तो हमें था कि जो भी करना है पढ़ के ही करना है। पढ़ के ही हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 10th-12th तक तो जैसे सब बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद फिर 11th-12th में समझ में आया कि भाई ठीक है, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी ये 2 पेशे हैं जो अच्छे हैं। DPMT एग्ज़ाम दिया, अच्छी रैंक आई, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर पढ़ा, फिर पता चला चलिए ठीक है मेडिसिन एक अच्छा ब्रांच है, तो MD मेडिसिन भी हमने वहीं से मौलाना आज़ाद से की। जब MD मेडिसिन कर रहा था उस समय जीबी पंत हॉस्पिटल बगल में ही होता था, जो हार्ट के लिए बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है। हम अपने पेशेंट्स वहाँ पर कभी कभी लेके जाते थे कुछ प्रोसीजर वगैरह के लिए। तो मैं आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द वे थिंग्स वर डन, कि भाई आधे घंटे 15 मिनट में या पेशेंट का पूरा जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती थी, बिकॉज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी वो समथिंग। तो वो मुझे फैसिनेट किया। उसके लिए फिर मैंने कार्डियोलॉजी चुना। फॉर्चुनेटली आई गॉट DM फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल ओनली, जो मेरे को इंस्पायर कर रहा था, और उसी में मेरे को DM मिला। और देन आई डिड माय DM एंड सब्सिक्वेंटली फिर आई ज्वाइन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड आई बीन एसोसिएटेड विद वेरियस हॉस्पिटल्स। और अब ऑलमोस्ट 25 साल हो गए मेरे को प्राइवेट प्रैक्टिस में एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी, बट वही था कि अल्टीमेटली मेरे को था कि पढ़ लिख के ही, मेहनत करके ही आपको आगे बढ़ना है, एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। ऑब्वियसली सर, दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपने बोला कि पढ़ लिख के मेहनत करके। ये बहुत सारे जो अभी आई थिंक जो इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उन्हें पता है कि मेहनत करना ज़रूरी है ताकि इस मकाम पे आ सके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि डॉक्टर को भगवान का रूप है और वो सच भी है। यू आर गिविंग लाइफ।
जब ये टैग आपको मिलता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग. हाउ डू यू फील? क्या ये प्रेशर के साथ आता है? देखिए, जब भी कोई आपको ये बोलता है कि आप भगवान के बराबर हो या भगवान के जैसे हो, तो वो अपनी आस्था और अपने विश्वास को प्रकट कर रहा होता है, वो आपकी काबिलियत को नहीं एक्सप्रेस कर रहा. वो दैट इज नॉट द मेजर ऑफ योर कैपेबिलिटीज, इट इज द मेजर ऑफ हिज बिलीफ. वो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है कि आप उस समय उसके लिए भगवान के जैसे हो, और आप ही वांट्स कि भगवान आपके रूप में आके उसके मरीज की हेल्प करे. तो ये कभी भी दिमाग में नहीं जानना चाहिए कि आप भगवान हो. आप भगवान नहीं हो, आप भगवान का एक जरिया हो. और इस चीज़ का मुझे अच्छा लगता है, आई फील प्राउड कि भगवान ने मुझे इस कैपेबल बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, किसी की जान बचाने का जरिया बन सकूं. कितने लोग हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मैंने किसी की जान बचाई? बहुत कम ही लोग हैं. सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं, एवरीबडी वांट्स टू हेल्प, बट किसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है? तो एज ए डॉक्टर यू गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पेशेंट, सर्व द कम्युनिटी ईच एंड एवरी डे, एंड दैट इटसेल्फ इज ए बिग ब्लेसिंग. बट कभी ये नहीं सोचें कि आप भगवान हैं. भगवान ठीक भगवान ही करता है. आप तो सब में मेहनत करते हो, कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं. वो कैसे है? वो इसलिए क्योंकि भगवान एक, आप भगवान नहीं हो, बट हाँ ठीक है, वो आपका पेशेंट आपको फेथ दे रहा है, आप उस फेथ को रिस्पेक्ट करें. बहुत ही सही बात बोली, बिकॉज इट्स द फेथ. और जो पेशेंट आपके पास आता है तो डेफिनेटली उनके लिए ही होता है कि जीने और मरने की हालात में होते हैं. आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे शायद किसी ने अपनी जान गंवा भी दी हो, तो वो भी आपके लिए कैसा रहा हो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, नॉट दैट यू कुड होल्ड ऑन? तो वो ऐसा कोई आपके पास इंसिडेंट है जब वो तब कैसा था कि मैं नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं. एक जो अभी आपने पूछा तो मेरे दिमाग में आता है, शुरुआती दौर में जब मेरी शुरुआत की प्रैक्टिस थी, तो देयर वाज ए पर्सन जो आए थे हार्ट अटैक लेके, काफ़ी सिक थे. हमने बहुत मेहनत करी, हमने उनको एडवांस सपोर्ट भी लगाया. वेंटिलेटर पे पेशेंट थे, 2-3-4 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे. और हम लोग उस समय वी वर वेरी एंथुजियास्टिक, तो बहुत बार हम लोग लेट रात तक भी पेशेंट के साथ रहते थे. उनकी एक डॉटर थी जो कि बाद में मुझे पता चला अडॉप्टेड डॉटर थी. एंड उसने पूरी, मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरी जी जान लगा दिया उस पेशेंट की हेल्प करने के लिए. बहुत बार कुछ चीज़ें होती थी, उस दिस वाज लाइक 20 इयर्स बैक, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती भी नहीं थी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, बहुत सारे टेस्ट नहीं होते थे. एक बार ऐसी रात में मैंने, आपस में हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा ये वाला टेस्ट अगर हो जाए तो शायद हमें कुछ और बेटर पता चले. उसको पता नहीं कहाँ से सुन लिया उसने. रात में पता नहीं ICMR के हेड को फ़ोन करके किसी तरह करके शी गॉट दैट टेस्ट डन. और उससे हमें थोड़ा फ़ायदा हुआ, बट अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट पेशेंट. बट she was so thankful, and she was so, that was the time when I actually cried when the patient could not make it. But then I realized कि उस डॉक्टर में की स्ट्रेंथ को देख के मुझे रोना आया. मरीज तो ठीक भी होते हैं, बट उस डॉक्टर की स्ट्रेंथ को देख के मुझे बहुत रोना आया. और अभी भी मुझे लगता है कि देयर आर पीपल हु टेक सो मच केयर ऑफ देयर बिलवेड्स, एंड देयर आर पीपल हु जस्ट डोंट केयर. तो that's also something that we'll see every day. सर हमें वही होता ना, लगता है कि डॉक्टर हैं तो आपके अंदर भी तो अपने इमोशंस है ही. व्हेन यू से दैट यू वर इन टीयर्स, इट्स सच अ मोमेंट कि आप बचाना चाहते थे, बट ऑफ कोर्स किसी की कॉलिंग है तो जा रहे हैं. आई नो ये मोमेंट्स. और आप लोगों को, आप एज डॉक्टर कितना इमोशनली हिट करते होंगे. ये कितने लोगों को पता ही नहीं कि डॉक्टर्स भी किस चीज से गुजरते हैं. जी बिल्कुल. मतलब तब आप अपने आप को बैलेंस कैसे करते? देखिए, अब वही है कि हमें एक जिसे कहते हैं एक कंट्रोल डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि यू कैन नॉट गेट इमोशनली इन्वॉल्व. अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व होगे तो आप शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाओगे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज टेल माय कोलीग्स, माय रिलेटिव्स कि आपको कभी भी अपने बिल्कुल नियर एंड डियर रिलेटिव्स को खुद ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिवली उनको नहीं ट्रीट कर पाओगे. जब भी मैं अपने, मेरे कोई रिलेटिव, मेरे फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम होता है, आई ऑलवेज टेक ओपिनियन ऑफ माय कोलीग्स. ऑल्दो मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी मैं दूसरे से पूछता हूँ, क्योंकि देन दे कैन गिव ए वेरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन. जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, प्रॉब्ली यू मे नॉट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे आपने कहा, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, अदरवाइज हम शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कर पाए पेशेंट का. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रांग. अभी मैंने बात सुनी जब आपने कहा कि एक टेस्ट आपने उस समय सोचा, तो क्यों ना हमें पहले से ये टेस्ट पता चल जाए.
कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं अपनी हेल्थ को, अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि फोर्स ही कर सकती हूँ कि हाँ कभी मेरे को अटैक हो, तो ऐसे कोई टेस्ट है जहाँ पे हमें पहले ही पता चले एंड वी कैन यूज प्रिवेंटिव मेजर्स? देखिए, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनफैक्ट कार्डियोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, जब अटैक लेके जाते हो, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब आपको काफ़ी डैमेज तो हार्ट में हो ही गया होता है और हो सकता है। तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हार्ट के मामले में। उसमें कुछ टेस्ट जो हैं, जो आजकल खैर इस चीज़ की जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है, इट इज़ अ गुड थिंग, स्पेशली कोविड के बाद लोग अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हो गए। उससे पहले तो हर एक आदमी बड़ा कैजुअली लेता था, अब सबको लगता है कि भाई यंग पीपल कैन ऑल्सो सफ़र प्रॉब्लम्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफस्टाइल है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको चेक करना। स्मोकिंग बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जीरो स्मोकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर हार्ट। लोग पहले बात करते थे पैक ईयर्स की, वो पैक ईयर्स एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर मे बी लंग कैंसर, फॉर COPD, लंग्स की प्रॉब्लम के लिए, बट स्मोकिंग, इवन अ सिंगल सिगरेट, इवन अ सिंगल puff of cigarette can cause changes in your body which may affect adversely your heart. तो स्मोकिंग तो 0 और 1 में बहुत डिफरेंस है हार्ट के मामले में, तो यू हैव, इट हैज टू बी 0। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, 1-2 सिगरेट ले लेते हैं, सुबह मोशन नहीं होता है उसके लिए, दैट इज नॉट करेक्ट फॉर हार्ट। हार्ट में आप 1 सिगरेट भी लोगे तो वो हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर, आपने बोला यंग लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो रही है, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट। सेकेंडली, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या टेस्ट है, तो 2 बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, तो ABC मैं बोलता हूँ, ए इज HbA1c। HbA1c इज ए टेस्ट जो कि आपकी ब्लड शुगर का एक रिफ्लेक्शन है, जो कि एक 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का रिफ्लेक्शन। बहुत से लोग होते हैं ब्लड शुगर कराते हैं, बड़ी भी आती है, तो बोलते हैं सर वो कल मैंने ना थोड़ा समोसा खा लिया था, या कल मैं पार्टी में गया था, तो दे ट्राई टू नेगेट इट, दे डोंट एक्सेप्ट कि भाई उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये HbA1c जो एक टेस्ट है, ये 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज आपको बताता है। अगर वो बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि जो कल आपने खाया था, परसों खाया था, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका ऑन एन एवरेज ही बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको डायबिटीज है या डायबिटीज हो सकती है। तो आपको अपने शुगर का ध्यान रखना है, वेदर बाय मेडिसिन और बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो डॉक्टर आपको बताएगा। दूसरी चीज जो B है, वो ब्लड प्रेशर है। हर एक आदमी को अपना ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि हेडेक हुआ तभी ब्लड प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है। 90% ऑफ ब्लड प्रेशर इट्स कॉल्ड ए साइलेंट किलर, क्योंकि जब तक आपको सिम्टम्स आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सिम्टम्स तब आएंगे जब आपकी किडनी फेल होने लग जाए, सिम्टम्स तब आएंगे जब हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, सिम्टम्स तब आएंगे ब्रेन में कोई इशू हो जाए। तो ब्लड प्रेशर जब तक आप नापोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमें पता चल जाता है ब्लड प्रेशर हाई है तो मैं दवाई ले लेता हूँ, ये गलत है। आपको सरदर्द किसी और कारण से हो रहा है, बाई चांस हमने ब्लड प्रेशर नाप लिया, आपको लगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर नापना ही एक तरीका है उसको पता करने का। तो वन शुड मेजर ब्लड प्रेशर एट एनी अपॉर्चुनिटी। अगर आप मान लो अपने बच्चे को किसी को डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आप वहाँ पर ब्लड प्रेशर नाप लो, नपवा लो। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, दे आर प्रिटी एक्यूरेट। तो हर एक फैमिली में मेरे ख्याल से हर एक घर में एक ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए। जनरली किसी के घर में बुजुर्ग आदमी रहता ही है जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेता ही है, तो अगर आप उसको खरीद लोगे, आप भी कभी हफ्ते 10 दिन में अपना ब्लड प्रेशर नाप लो, सो दैट यू नो कि बढ़ तो नहीं रहा है। तीसरी चीज है C इज कोलेस्ट्रॉल। तो आपको अपने लिपिड प्रोफाइल जिसे बोलते हैं, लिपिड लेवल्स का पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है और आपको अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपको फैमिली हिस्ट्री है, आप स्मोकर हैं, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे होके मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को। तो अगर आपके पास रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा जागरूक होना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका और कम होना चाहिए। अब किस तरह इन सबको कम करना है, किस तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इटसेल्फ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट बहुत बार सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं हो पाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज पार्ट ऑफ इट, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर से सलाह लें और दवाइयाँ लें, और ये ना सोचें कि अरे अभी तो मेरी 25 साल की उम्र है, अभी से दवाइयाँ चल गई या ब्लड प्रेशर हो गया। अरे अगर आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसका इलाज आपको देखना ही है। क्योंकि अगर आप यंग एज से दवाई रखेंगे, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल रखेंगे, तो 40-50 साल की उम्र में आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी।
40-50 साल की उम्र में आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तब तक तो हार्ट की काफी इशू late हो चुका होगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बहुत ही छोटी उम्र से आपको ये सारी चीज़ों की रेगुलरिटी अपनी बॉडी में चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल कहा जाता है ना कि फिटनेस का ध्यान रखिए, तो इसमें ये आस्पेक्ट्स बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरा कंसर्न डॉक्टर साहब बच्चों को लेके और ज़्यादा है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली दिख रहा है कि बहुत छोटी उम्र के लाइक लेट्स से अबाउट 15 ईयर्स का भी मैंने सुना कि एक बच्चे को स्ट्रोक आने से ही इज लॉस्ट लाइफ, विच इज़ लाइक वेरी वेरी डिसहार्टनिंग टू हियर कि आज के टाइम में इतने छोटे बच्चों को, पहले पहले ज़माने में ये होता था एक बूढ़े को ही हार्ट अटैक आ रहा है, एक बड़े उम्र के ही इंसान को आ रहा है, नाउ किड्स आर अफेक्टेड। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक चीज होती है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। ओके, ठीक है, तो जनरली जैसे आपने सोशल मीडिया में देखते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं कि कोई बच्चा खेलते खेलते गिर गया, कोई डांस करते करते गिर गया, राइट, तो उसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि हार्ट आपका चलते चलते रुक गया। ओके, तो वो क्या होता है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें डिस्टरबेंस होने के कारण हार्ट जो है वो धड़कने की जगह फड़कने लग जाता है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाती है और बंदा उसी समय कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ के मल्टीपल कॉजेज होते हैं। हार्ट अटैक उनमें से एक मेजर कॉजेज होता है, बट लेकिन सारे जो सडन कार्डियक डेथ्स होती हैं वो हार्ट अटैक के कारण नहीं होती है। ओके, तो जो 14-15 साल की उम्र में अगर मान लो किसी बच्चे को खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, जैसे अभी आया था कि किसी ने छक्का मारा और फिर गिर गया, तो वो अरिथमियाज के कारण होता है, जिसका मेजर कारण हार्ट अटैक है, लेकिन और कारण भी होते हैं। तो स्पेशली एथलीट्स को, एडोलेसेंट्स को, जो टीनेजर्स हैं, जो एग्रेसिव स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, या जो जिस मैराथन रनर या जो भी है, उनका एक बेसिक हार्ट चेकअप होना चाहिए, जिसमें एक ईसीजी और एक इको होना चाहिए। इनफैक्ट विदेशों में तो ये मैंडेटरी है, अगर कोई एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसके लिए ये टेस्ट रेगुलरली करे जाते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, बट फिर भी ये होनी चाहिए कि किसी को भी अगर बहुत विगरस ट्रेनिंग करना है, या आप मान लो जैसे आपने बताया कि भाई फिटनेस के लिए आप बॉडी जिम जाना चाहते हैं, बॉडी का वो करना चाहते हैं, उससे पहले एक बेसिक टेस्ट जरूर आप करा लें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो जेनेटिक होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि जिनको हम चैनलोपैथीज कहते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हटने से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। तो काफ़ी सारे जो आप बता रहे हैं उनमें से कारण ये भी हैं। दूसरा ये बात भी है कि हार्ट अटैक भी यंग लोगों में हो रहे हैं। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जो हार्ट में को जो ब्लड सप्लाई होती है वो बाधित हो जाती है, उसमें क्लॉट बनने से आर्टरी बंद हो जाती है और जो हार्ट का मसल है वो डैमेज होने लग जाता है। हार्ट अटैक में आपको फिर भी कुछ टाइम मिलता है, मतलब आपको पेन होता है, आपको सिम्टम्स होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं, उसमें फिर जनरली हम लोग जिसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं कि तुरंत एंजियोप्लास्टी के लिए ले गए, आर्टरी को बलूनिंग करके स्टेंट डाल के खोल दिया, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में फिर भी आपको थोड़ा सा समय मिलता है, और हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया होते हैं, यंग लोगों में भी होते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने एक 23 साल के बच्चे का एंजियोप्लास्टी की, बट फिर वही था कि बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी, उसके भाई को भी 40 साल की उम्र में, फादर को 40 साल की उम्र में, भाई को 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ा। तो जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ही है। प्लस स्मोकिंग अगर आप करेंगे, तो स्मोकिंग अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो एज इज़ नॉट ए क्राइटेरिया। आपको 16 साल में भी, 18 साल में भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल, हमारे जो भी हमने देखे हैं जो 30 साल 25 साल की कम उम्र में जिनको अटैक पड़े, 99% लोग उनमें से स्मोक कर रहे थे। तो स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। ओके, प्लस दिस इज स्ट्रेस भी है, आजकल स्ट्रेस बहुत है, वो भी एग्जैक्टली आई वाज कमिंग ऑन टू दिस, क्योंकि स्ट्रेस की भी अब कोई एज नहीं रह गई। जी जी ये भी छोटे बच्चों को आई थिंक शुरुआत से ही दे आर स्ट्रेस, आई थिंक प्रेशर इज सो मच जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। प्लस मैंने ये भी देखा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो मोस्टली लाइक 50% ऑफ किड्स आर सफरिंग बिकॉज जब आपने बात करी थी कोविड की, कोविड के बाद हम हेल्थ कॉन्शियस तो हुए, लेकिन काफ़ी चीज़ें बदल गई। कोविड के बाद हमने बीमारियां और भी देखी, और आई थिंक फ्रीक्वेंसी देखी है कि लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ कि कोविड वैक्सीन की वजह से, क्या रीज़न रहा होगा?
देखिए इसको डायरेक्टली कोविड वैक्सीन से या कोविड से कोरिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टडीज़ बहुत सारी हैं, दोनों ही तरफ हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि शायद वैक्सीनेशन से, स्पेशली जो यूएस वगैरह में वैक्सीनेशन, जो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीनेशन लगी हैं, उनमें कुछ प्रोटीन स्पाइक्स, प्रोटीन प्रोडक्शन के कारण क्लॉटिंग वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जो इंडिया में वैक्सीन लगी हैं वो उनमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं देखा गया है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि कोविड वैक्सीन के कारण हुआ। दूसरा ये भी एक फैक्ट है कि ऑलमोस्ट इंडिया में सबको कोविड हो ही गया था। जो वैक्सीनेटेड थे उनको थोड़ा कम हुआ, जो नहीं थे उनको थोड़ा सीवियर हुआ, बट 90% ऑफ और पॉपुलेशन हैड कोविड किसी ना किसी वेव में, या तो ओमिक्रॉन में हुई या डेल्टा में हुई। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो लोग कोविड जिनको हुआ, जो ठीक भी हो गए, उनमें भी हो सकता है कोविड वायरस पर से कुछ ऐसी चेंजेस आए हों बॉडी में। क्योंकि ये डेफिनेट आप जो कह रहे हैं ठीक है कि थ्रोम्बोसिस के केसेस हम लोग बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं, क्लॉटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं। शायद अवेयरनेस भी बढ़ी है, ये भी एक फैक्टर है, बट कुछ ना कुछ तो है। तो इसको तो हमको देखना ही पड़ेगा, ध्यान और रखना पड़ेगा। प्लस जैसे आपने लाइफस्टाइल बताया, लाइफस्टाइल तो चेंज हो ही रहा है। हमारे बच्चे ही हैं आजकल, जोमेटो और स्विगी और ये सब होते हैं, तो 2 मिनट में आपको कहीं से भी बाहर से खाना आ जाता है, विच अगेन इज ए गुड थिंग ऑल्सो, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि एक बहुत ही विख्यात लाइक फेमस एक्ट्रेस नहीं है जिनका अगेन शी हैड एन कार्डियक अरेस्ट और मे बी एन हार्ट अटैक, और उनको बोला गया कि वो एंटी एजिंग कुछ मेडिसिन खाते थे या कुछ ट्रीटमेंट्स लेते थे। नाउ हाउ आर दे रिलेटेड? क्यों इस वजह से ऐसा हो सकता है, क्यों हुआ होगा? देखिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे जिसे कहते हैं फैड्स, जिसे मैं कहूँगा, वो आजकल बड़े प्रचलित हो गए हैं। और जो सोशल मीडिया से, इंटरनेट से लोग देख के, सोच के करते हैं, बट दे आर नॉट प्रूवन थेरेपीज। ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं, जिसमें कि अब मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो खैर किसी को भी नहीं पता, बट जो प्रिज्यूम किया जा रहा है कि मे बी कोई इंजेक्शंस लगवाते थे या कुछ, देर आर क्लिनिक्स, प्लेसेस वेयर दे गिव सम काइंड ऑफ इंजेक्शंस टू मेक यू मोर ब्यूटीफुल। दे आर नॉट प्रूवन थेरेपीज एंड दे आर नॉट, मतलब दे आर नॉट स्टडीड इन दैट फॉर्म कि उसकी सेफ्टी का कंसर्न हमें पूरी तरह से पता हो। तो जो इस तरह के अनप्रूवन एंड अनस्टडीज ट्रीटमेंट होते हैं, जो कि सिर्फ इस ब्यूटी में नहीं है, लोग कार्डियोलॉजी के लिए भी बहुत सारे इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, बट दे शुड नॉट बी टेकन बिकॉज उनका साइड इफेक्ट्स आपको नहीं पता है। और जब शुरू में 10 लोग लेते हैं तो हो सकता है आपको चीज सामने ना आए, बट जब हजारों लोग वही चीज यूज करने लग जाते हैं, तो जो 0.1% का साइड इफेक्ट भी है, अगर 1000 लोग लेंगे तो एक आदमी को प्रॉब्लम होगी, 10 लोग लेंगे तो शायद नहीं पता चलेगा। तो ये सब थेरेपीज जब वाइड स्प्रेड होने लग जाती हैं, तब इनके साइड इफेक्ट भी ज्यादा सामने आने लगे। तो जो थेरेपीज मेडिकली प्रूवन हैं, जो गाइडलाइंस में हैं, वही थेरेपीज यूज करनी चाहिए। जो इंटरनेट पे आप घरेलू नुस्खे या और कोई शॉर्टकट्स देखते हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं अपनाने होने चाहिए। आई थिंक वी शुड ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर एंड प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ हमें ये ट्रीटमेंट्स लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी ये देखा, जैसे आपने भी कहा कि स्ट्रोक्स भी बहुत बढ़ गए हैं, तो जो स्ट्रोक और अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? लोग बहुत समझ भी नहीं पाते कि मुझे स्ट्रोक आ रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है। देखिए, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रोक बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं जब ब्रेन स्ट्रोक के लिए यूज करते हैं, कि जिसको किसी को हाथ चलना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, तो ब्रेन की ब्लॉकेज को स्ट्रोक बोलते हैं। हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज हो जाए तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट अगर चलना बंद हो जाए उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट जब पेशेंट को होता है तो उसका एक ही तरीका होता है उसको बचाने का, कि आप उस समय उनको कार्डियक मसाज, CPR शुरू करें। तो आपने अगेन जो सोशल मीडिया में देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली जो लोग कोलैप्स करते हैं, कोई भी उनका CPR स्टार्ट नहीं करता है। लोग उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लोग झुंड बना के उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, बट nobody is actually helping. Unfortunate part of our country is कि we are not training our students, our gym instructors, our coaches to do CPR. Basic CPR हर एक को आना चाहिए। अगर उस समय, क्योंकि अगर वो उस समय CPR दिया जाए तो
चांसेस बचने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि एवरी मिनट चांसेस ऑफ सर्वाइवल डिक्रीजेस बाय 10%। तो अगर आप 5 मिनट 6 मिनट अगर आपने वेस्ट कर दिया और उसको प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट नहीं मिली, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज प्रैक्टिकली जीरो। तो इसीलिए और ये हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि कोई डॉक्टर वहां पर होगा, तो आम आदमी को बाई स्टैंडर्ड सीपीआर जैसे बोलते हैं कि आम आदमी को भी सीपीआर करना आना चाहिए। अगर वो सीपीआर सीखेगा और उसको हेल्प करेगा तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो कार्डियक अरेस्ट तो ये हो गया। हार्ट अटैक जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को पेन होगा, पसीना आएगा, घबराहट होगी, चक्कर आएंगे। वैसी सिचुएशन में अगर वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा ये सिम्टम्स रहते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, वो करना चेक करना है। अगर मान लो उसमें ईसीजी से, इको से, ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि अटैक आपको पड़ रहा है, तो उसको आर्टरी को खोलना है। अगर आप आर्टरी को विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स ऑफ सिम्टम्स अगर आप आर्टरी को खोल देते हैं तो आप हार्ट को परमानेंट डैमेज से बचा सकते हैं। क्योंकि ये इस तरह ही है कि भाई आपका खेत में पानी नहीं जा रहा है, आपकी फसल सूख रही है, अगर आप एक पर्टिकुलर समय से पहले पानी रिस्टोर कर दोगे तो फसल सूखने से बच जाएगी। अगर आप उसको ज्यादा देर तक रखोगे तो एक बार फसल मुरझा गई, सूख गई, तो फिर वो वापस नहीं आती है। सिमिलरली हार्ट के मसल है, वो जैसी आर्टरी बंद होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। 2-3 घंटे के अंदर अगर आप रिस्टोर करो तो डैमेज को रिवर्स कर सकते हो, अदरवाइज फिर वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। सो इसलिए हार्ट अटैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, कि अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट हो जाए तो हम बचा सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रोक का है, स्ट्रोक में ब्रेन में क्लॉट आता है, तो अगर आप विद इन 3 आवर्स ऑफ सिम्टम्स, आप 6 आवर्स ऑफ सिम्टम्स अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन से या आजकल इंटरवेंशन से भी हम उस क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं और पैरालिटिक अटैक को रिवर्स कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर समय के बियॉन्ड चला गया तो फिर वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसका वो कितना टाइम स्पैन होता है? इस आई थिंक देयर इज एन इंजेक्शन टू दैट। या सो हार्ट के मामले में हम उसको डोर टू बलून टाइम बोलते हैं या डोर टू नीडल टाइम बोलते हैं। जिस जगह एंजियोप्लास्टी अवेलेबल नहीं है वहां पर वो ब्लड थिनर्स हम देते हैं। वो विद इन 60 मिनट्स, मतलब डोर मतलब हॉस्पिटल पहुंचने के विद इन 60 मिनट पेशेंट को वो इंजेक्शन मिल जाना चाहिए। दैट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर एंजियोप्लास्टी करना है तो विद इन 90 मिनट्स एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। तो इसीलिए जब भी पेशेंट हार्ट अटैक का आता है, रात को 2 बजे आता है, बहुत बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट कभी कभी घबरा जाते हैं कि अरे डॉक्टर साहब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इतना खर्चा होगा, हम इतनी जल्दी कैसे डिसीजन ले लें। वो इम्पोर्टेंट होता है उस समय, वो समय इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो 2-3 घंटे इधर उधर बातों में कि मेरे ताऊ जी आएंगे, मेरे चाचा जी आएंगे, या मेरे फलाने डॉक्टर से मैं बात कर लाता हूँ, यूएस में एक डॉक्टर है उससे बात, आप उसमें अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मरीज का नुकसान हो रहा है। उसमें डॉक्टर को कोई फर्क नहीं, मतलब उसमें इट इज नॉट बिकॉज कि उनको कुछ करने का बहुत वो है कि वो रात को 2 बजे आपको बोल रहे हैं, इट इज बिकॉज पेशेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक या हार्ट अटैक में, टाइम इज वेरी एसेंशियल। तो आपको समय पे उसका ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे दर्शकों, जब आप देख रहे हो इस एपिसोड को, आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपकी फैमिली में या आपके प्यारे, जब आपके लव वंस में अगर कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है तो टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये मैं खुद भी अपनी फैमिली में डील कर चुकी हूँ। और स्ट्रोक का जब मेरे ही फैमिली में हुआ तो वी वर टोल्ड टू एक्चुअली गो इमीडिएटली टू हैव दैट इंजेक्शन टू दैट, एंड मतलब सर्वाइवल था। तो मैं इस बात को क्योंकि जी चुकी हूँ तो मैं समझ पाऊंगी कि वक्त, उस समय का वक्त सोचने का नहीं है, इम्प्लीमेंट करने का है। और काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं एंड दे लूज देयर लव्ड वंस। अब मूविंग फर्दर डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो हैं डेफिनेटली। हम कुछ ऐसी मेडिसिन भी रोज़मर्रा में खा लेते हैं, जैसे सिर दर्द है, स्पेशली डिस्प्रिन, उसको ब्लड थिनर भी कहा जाता है। अब मैं नाम सब मेडिसिन का तो नहीं लेना चाहूँगी, बट जैसे क्विकली अब हेडेक है तो खा लिया, इसके भी कहते हैं इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या करना चाहिए उस समय? हमें कौन सी ऐसी मेडिसिन जो आप बोले कि हाँ ये खाना सही है? स्पेशली आई वुड लाइक टू नो अबाउट डिस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। देखिए, पेन किलर्स जो स्पेशली जिनको हम एनसैड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कि अगेन मैं नाम नहीं लूँगा बट आपको पता है, ब्रूफेन, निमेसुलाइड वगैरह टाइप के,
लॉन्ग टर्म इन दवाइयों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे किडनी वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत से लोग होते हैं ओल्ड एज में है कि घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो वो हर रोज एक या दो टैबलेट खा रहे हैं। राइट। वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आप उसको अगर रेगुलरली खाओगे तो किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा और फिर किडनी डैमेज हो जाएगी। तो कोई भी मेडिसिन आपको ऐसे, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि प्रिस्क्रिप्शन का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो आप दुकान गए, वो कोई भी दवाई आपने बोली, वो नाम लिया, वो दे देता है। तो बहुत से लोग खाते रहते हैं और दैट इज रॉन्ग। जहां तक डिस्प्रिन का सवाल है, एस्प्रिन का सवाल है, एस्प्रिन इज अ ब्लड थिनर, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पेन किलर, क्योंकि अगर आप ज्यादा एस्प्रिन खाओगे तो ब्लड थिन हो जाएगा एंड यू कैन हैव प्रॉब्लम्स, अल्सर्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा, रूटीन यूज ऑफ एस्प्रिन फॉर ए पर्सन जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है या जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं है, उनको एस्प्रिन एज ए रूटीन खाना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो। तो फॉर ए पर्सन जिसमें बेनिफिट होने की चांसेस कम है और साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, एज ए रूटीन एस्प्रिन को नहीं लेना है। फॉर ए कार्डियक प्रिवेंटिव मेडिसिन इट्स नॉट रिकमेंडेड, अनलेस कि आपको कुछ सिम्टम्स हो या आपको कोई टेस्ट हुआ हो जिसमें कि चांसेस हो कि आपको है, या जो डॉक्टर आपको अगर रेकमेंड करे तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। कुछ दवाइयां होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल वाली होती हैं, स्टैटिन्स बोलते हैं, दे आर रेकमेंडेड फॉर सर्टन ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको हार्ट की बीमारी अभी डेवलप नहीं हुई है, बट एज ए प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी हम उसको यूज कर सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको रिस्क फैक्टर्स हैं। अगेन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं, बट डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं ये दवाई ले सकता हूँ, और उनको लगता है कि इट इज अप्रोप्रिएट फॉर यू, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा पेन किलर्स में पैरासिटामोल इज ए रिलेटिवली सेफ पेन किलर इन द सेंस कि वो जो मैंने बताया किडनी वगैरह पे इफेक्ट उसका इतना ज्यादा नहीं होता है, बट लीवर पे इफेक्ट हो सकता है। तो पैरासिटामोल भी आप अनलिमिटेड क्वांटिटीज में नहीं ले सकते हैं। अगर आपको छोटा मोटा दर्द है, एक आध अपने खाली ठीक है, बट अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो बेटर है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, कारण ढूंढें दर्द का। देखिए ये सारी चीजें ना, सिम्टम्स सप्रेस करना बीमारी का इलाज नहीं है, ये तो सिम्टम्स को सप्रेस करना है। बुखार हुआ, आपने पैरासिटामोल खा ली, बुखार तो ठीक हो जाएगा, बट अगर आपको टाइफाइड है या यूरिन इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है, वो तो पैरासिटामोल से नहीं ठीक होगी। तो अल्टीमेटली तो आपको जड़ पे पहुंचना है। तो एक आध छोटा मोटा दर्द के लिए आप एक आध बार ले लो, कभी वंस ए मंथ, और वो तो ठीक है, लेकिन रेगुलर इस दवाइयों का सेवन विदाउट मेडिकल एडवाइस नहीं करना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल लोग, जैसे हमने कहा कि फिटनेस को लेके सब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, बट मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ केसेस ऐसे भी आए जो वाइल जिमिंग करते हुए कोलैप्स हो गए। जी जी। काफ़ी स्टीरॉइड्स भी खाते हैं अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करने के लिए। व्हाट इज इट दैट व्हाई दोज पीपल आर लूजिंग? अगेन उसमें से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कुछ लोगों में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है टू हैव प्रॉब्लम्स, तो जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, ऐसे जिमिंग में भी वो उनको नहीं जाना होता, तो वो एक बेसिक है। दूसरा क्या है, लोग हर एक चीज ओवरडू कर लेते हैं। मतलब अगर मेरे को ये डिसीजन लेना है कि मेरे को, सपोज आई एम ओवरवेट एंड आई वांट टू लूज वेट, हम चाहेंगे कि भाई महीने के अंदर ही हम 10-15 किलो वजन लूज कर लें, विच इज रॉन्ग। 10-15 किलो वजन आप साइंटिफिकली महीने में नहीं लूज कर सकते। व्हाट यू आर लूजिंग इज फ्लूइड, मतलब आप शरीर का पानी लूज कर रहे हो। और बहुत से आपने देखे होंगे लोग क्लेम करते हैं कि भाई 5 किलो कम कर देंगे हफ्ते में, तो उसमें क्या है, वो आपको पसीना बहाते हैं, आप डिहाइड्रेट होते हो, डिहाइड्रेशन से आपका वजन तो कम होगा, बट आपकी बॉडी का पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा, और उससे फिर अरिथमियाज या कुछ हो सकता है। तो कोई भी चीज ओवरडू नहीं करनी है। थर्डली, जैसे मैंने बताया कि कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट है या स्ट्रेस इको है, जो आप इन सब, अगर आपको बहुत विगरस एक्सरसाइजेस के लिए जाना है, या आपको है कि भाई आप एक बहुत हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो, तो उससे पहले ये सब टेस्ट, स्पेशली अगर आप 30-35 साल की उम्र से ज़्यादा हो, तो आपको करा लेनी चाहिए। देन ओनली यू शुड अंडरटेक दीज टाइप ऑफ विगरस एक्सरसाइजेस, बिकॉज अंदर क्या हो रहा है बहुत बार आपको नहीं पता चलता है। तो इस तरह के टेस्ट से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि कोई इमीडिएट कंसर्न वाली बात तो नहीं है, क्योंकि उस समय हम एक्सरसाइज आपको एक सुपरवाइज्ड कंडीशन में कराते हैं, ईसीजीज कनेक्ट होते हैं। अगर मान लो कुछ हमें चेंजेस लग रहे हैं तो हम आपको एक पर्टिकुलर स्टेज से पहले ही रोक देंगे।
तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जिम में यही कि कोई भी आप अनअकस्टम एक्सरसाइज एकदम सडनली ना करें, धीरे धीरे इवन जिम इंस्ट्रक्टर्स भी आपको यही चीज सलाह देते हैं कि पहले आप दो, बट इंथुजियाज्म में बहुत से लोग एंड प्लस ये जो सप्लीमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं और बेनिफिट कम है। नेचुरल तरीके से जो आप फूड से और एक्सरसाइज से जो अपना वजन बढ़ाना चाहें या वेट बढ़ाना मसल बढ़ाना चाहें वो बेटर है। अब आपने बात करी फूड की, तो डेफिनेटली हम सारे जानते हैं कि फ्राइड फूड नहीं खाना, तो लेकिन आपके हिसाब से कि कौन सा ऐसा हमें चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए? वी आर अवेयर ऑफ इट, बट देयर आर टाइम्स दैट वी नीड इट फ्रॉम दी डॉक्टर हमें खुद बताए, तो वो मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को पता चल जाए, उनके दिमाग में ऑथेंटिकेट हो जाए कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए। देखिए अगेन एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए भी एक गलत वर्ड होगा कि भाई ठीक है वंस इन अ व्हाइल तो आप कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं उस तरह का स्ट्रिक्ट डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि जी आप बिल्कुल एक बार भी एक आइसक्रीम नहीं खा सकते या चॉकलेट नहीं खा सकते या चिप्स नहीं खा सकते, बट आप ये समझिए कि ये सब फूड ना बड़े एडिक्टिंग फूड्स होते हैं। चिप्स खाना, ब्रेड मक्खन खाना, ब्रेड जैम खाना, ये सब बड़े एडिक्टिव फूड होते हैं। एक बार आप शुरू करते हैं तो आप रोक नहीं पाते अपने आप को। तो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स भी अब अवॉइड करने हैं। आपने फैट की बात की, फैट डेफिनेटली फैटी फूड्स अवॉइड करना है, फ्राइड फूड्स अवॉइड करना है, चिप्स अवॉइड करने हैं, ब्रेड पकौड़े अवॉइड करने हैं, समोसे अवॉइड करने हैं, रोज नहीं खाने हैं, पराठे वगैरह रोज नहीं खाने हैं, बट वंस इन अ वाइल आप ले सकते हैं। तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि ठीक है वंस इन अ वाइल आप लें, बट अदरवाइज आपका जो डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी अधिक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट अमाउंट में होने चाहिए, एंड फाइबर्स होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स होने चाहिए, सैलेड्स वगैरह आप लें, उससे एक बैलेंस्ड फूड बना रहेगा। वंस इन ए वाइल आप इंडल्ज कर सकते हैं, बट रोज नहीं होना चाहिए वो चीज़ ना कि ठीक है आप पार्टी में गए तो थोड़ा आपने फ्राइड फूड भी खा लिया कोई बात नहीं, बट रोज ही आपकी पार्टीज नहीं होनी चाहिए। वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में है, जब भी इस तकलीफ में आता है, कोई अटैक में आता है, तो स्टंट डाला जाता है, एक पेस मेकर भी डाला जाता है। अब इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है? देखिए स्टेंट अगेन वही हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर वाला कार्डियक अरेस्ट वाला डिफरेंस है। स्टेंट तब रह जाता है जब आर्टरीज बंद होगी, वो आर्टरी बंद होगी तो आपने आर्टरी में बलूनिंग की, उसको खोल दिया और स्टेंट डाल दिया। स्टेंट क्या करता है, वो आर्टरी को फिर से कोलैप्स होने से बचाता है और दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस कम करता है। ठीक है, तो वो तो आर्टरी को इट्स लाइक ए मेटल स्प्रिंग, वो आर्टरी को खुला रखता है। पेस मेकर जो होता है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो जैसे जब मैंने बताया कि जिनको कार्डियक अरेस्ट हो गया होता है, जिनकी हार्ट इरेगुलर हो गया होता है या हार्ट बहुत स्लो हो जाता है, एज के साथ साथ हार्ट की जो हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट को कितनी बार धड़कना है वो सिग्नल करता है। आपका हार्ट 70 बार धड़क रहा है, एक्सरसाइज करते हो तो 100, 110, 120 जाता है, तो वो दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज कमिंग टू द हार्ट। कुछ लोगों में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वीक हो जाता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो कंडक्शन है वो वीक हो जाते हैं। उस सिचुएशन में हमें पेसमेकर लगाना होता है। पेसमेकर एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है जो हार्ट के या तो कंधे पे लगता है और वहां से वायर्स हार्ट को जा रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है हार्ट को बीट करने के लिए। सो इट जस्ट प्रोवाइडिंग द सिग्नल, द पंपिंग इज डन बाय द हार्ट ओनली। आजकल एडवांस पेसमेकर्स आ गए हैं जो एक कैप्सूल की साइज में होता है, जो बिल्कुल हार्ट के अंदर लग जाता है, जिसमें कोई कट वगैरह भी नहीं लगता है। वो भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, ऑल्दो कॉस्टली हैं, बट कुछ लोगों में वो ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि कोई कट नहीं है, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है और एक बार में ही हो जाता है, तो वो पेसमेकर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पेसमेकर, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए स्टेंट्स। अनडाउटली टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग और क्या कुछ आ चुका है। हाउएवर डॉक्टर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट टू सेव लाइव्स। डॉक्टर साहब मैं देख रही हूँ कि यू बीन जस्ट टेलिंग मी एवरीथिंग। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपको स्ट्रेस होता है तब आप खुद को कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है अल्टीमेटली। स्ट्रेस, देयर इज अ गुड स्ट्रेस आल्सो, देयर इज बैड स्ट्रेस आल्सो। अगर आप स्ट्रेस को एज ए पॉजिटिव लेके चले कि भाई ठीक है, एक आपको चैलेंज कुछ आपको मिल रहा है और आपको उस चैलेंज को ओवरकम करना है, देन यू कैन ऑलवेज गेट ओवर इट। बट समटाइम्स इट बिकम्स टू मच। तो म्यूजिक है,
रिलैक्सेशन है, कहीं बाहर चले जाइए, थोड़ा अच्छा कहीं खाना खा लीजिए, कहीं सुन लीजिए, घूम लीजिए. आई थिंक दैट इज हाउ यू, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ रिलीजिंग स्ट्रेस. मैं कभी कभी किताबें पढ़ता हूँ, ऑडियो बुक सुनता हूँ, वो मेरे को स्ट्रेस रिलीव करता है. तो एवरीबडी हैज देयर ओन स्वीट स्पॉट जहाँ पर उनको शांति मिलती है. तो दे शुड डू दैट रेगुलरली सो दैट stress doesn't become too much. I know, and it's just become a part of everyone's life. It's like आप किसी से भी पूछो, अरे आज बहुत स्ट्रेस हो रहा है. तो but yes, you're right कि हमारे अपने सबके तरीके हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए. And like we've just got to know sir said that he reads books, and of course music is one of the greatest therapy that you're having. मैं आपसे towards the end ये जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे viewers इस माध्यम के द्वारा हमें जान रहे हैं, इस बातों को जान रहे हैं. तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? पहला, वो बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं. दूसरा, वो बड़े जो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर रहे और करना चाहिए. आपकी क्या एडवाइस है सबके लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इट्स वेरी रेलेवेंट, स्पेशली जो बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या कोई भी प्रोफेशन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं. मेरी एक ही एडवाइस है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. मेहनत आपको करनी है, मेहनत आप करेंगे. जिस फील्ड में आपको पैशन है, जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है, आप उसमें मेहनत करें और उसमें आप एक्सेल जरूर करेंगे. बट देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू मेहनत. और दूसरी चीज़, जैसे आपने स्ट्रेस की बात की, देखिए स्ट्रेस सबको है. कोई भी फील्ड आज की डेट में, कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि आप डॉक्टर बन गए तो आपकी ज़िंदगी सेट हो गई, या आप इंजीनियर बन गए तो आपकी ज़िंदगी सेट हो. हर एक के अपने चैलेंजेस हैं, हर एक फील्ड के अपने चैलेंजेस हैं. तो ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड. आप जो काम कर रहे हैं उसी में मेहनत करके काम करें. ज़्यादा वैसिलेट ना करें कि आज ये कर रहे हैं कल कुछ और कर रहे हैं. आप ऐसे करेंगे तो शायद कभी सक्सेसफुल ना हो पाए. जो भी करना है एक एकाग्रता से करें और आप सक्सेस. जो बाकी लोग हैं जो अपनी हेल्थ के लिए, अगेन देयर आर नो शॉर्टकट्स. तो ये मत सोचें कि भाई कोई ऐसा जादुई चीज़ आपको मिल जाएगी. इंटरनेट पे आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं कि ये लीजिए तो आपका शुगर ठीक हो जाएगी, ये लीजिए तो आपका. कोई जादुई चीज़ ऐसी नहीं होती है. आपको अपने आप को ही ठीक करना पड़ेगा. रेगुलर अपने बॉडी का ध्यान रखें. योर बॉडी इज़ ए टेम्पल, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट and do regular things, do small things regularly. That is how you will be able to take care of your body. So beautifully you've put both the two things, you know. जो कि आपने बात कही कि shortcuts, there is no shortcut here. आपको मेहनत करनी है तो करनी है, तभी आज आप इस मकाम पे हैं. And definitely we have to respect our body because it's the temple given by God. Thank you so very much, Dr. Saab. I think I had lot of questions in my mind और आपसे मैंने बहुत सारे questions अपने पूछे क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये व्यूअर्स भी ये जानना चाहते थे. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू व्यूअर्स. अगेन आज का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा और लगा होगा. अगर लगा है तो बताइए. खास बात सिमरन के साथ मैं लेके आऊंगी नए गेस्ट, नई बातों के साथ. आपसे जल्द मिलती हूँ. टेक केयर. गुड बाय.